Assalamu alaikum. The main objective of this lecture is to review the notion of numerical sequence with examples, and also we discuss important results related to the numerical sequences. सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं सीक्वेंस की डेफिनेशन को। आप देखें कि सीक्वेंस जस्ट हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट होता है, फिर सेकंड एलिमेंट होता है, थर्ड एलिमेंट एंड अप टू सो ऑन। ये हमेशा कंटिन्यू रहता है फॉर एवर। और इसको अगर हम फॉर्मली डिफाइन करें तो फॉर्मली डेफिनेशन हम इस तरीके से लेते हैं कि आ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन ऑफ डेफिनेशन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि इसमें जैसे आप देखें, जब हम इसकी नोटेशंस की बात करते हैं हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तरीका एस एन वेयर एन अप्रोचेस टू एन, या फिर आप देखें इसमें हम जो इसकी डोमेन ऑफ डेफिनेशन है उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसीडर करें कि एस वन है, एस टू है, एस थ्री है एंड अप टू सो ऑन। और सिंपली जो है हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इस तरीके से यानी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख देते हैं या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। और सीक्वेंस जो होता है इसमें टर्म जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, मींस जो फाइनाइट लिस्ट होती है उसको हम सीक्वेंस नहीं कहते। कुछ ऑथर जो है इसको कंसीडर करते हैं, लेकिन फिर उसके लिए वो टर्म जो है फाइनाइट सीक्वेंस की यूज़ करते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप देखिए कि अगर एस एन जो है उसकी nth टर्म को रिप्रेजेंट करता हो या जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करता हो, तो अब हम जब ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिखते हैं एन को, तो ये आगे हमने जो लिखा हुआ है वन टू थ्री अप टू सो ऑन, तो हमें बताना पड़ता है कि ये सीक्वेंस है, ना कि हम किसी सेट की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन, देखें अगर ये जनरल टर्म है सीक्वेंस की, जिसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और राइट साइड पे इसमें हमने टर्म बाय टर्म लिखा है, तो वन माइनस वन अप टू सो ऑन। सिमिलरली वन ओवर एन को देखिए, फिर इसी तरीके से ये हमारे पास पॉजिटिव प्राइम नंबर्स का सीक्वेंस है, टू थ्री फाइव सेवन 11। इसको तो हम किसी भी जनरल टर्म की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते कि जिससे हम इन नंबर्स को जनरेट कर सकें। नेक्स्ट वी हैव सब सीक्वेंस। इफ वी हैव अ गिवन सीक्वेंस, तो उस सीक्वेंस की टर्म्स में से कुछ टर्म्स को अगर सेलेक्ट करके हम सीक्वेंस बनाएं कि जो सीक्वेंस की डेफिनेशन को फुलफिल करता हो, तो डेट इज़ अ सब सीक्वेंस। यूजुअली अगर एस एन हमारे पास कोई सीक्वेंस हो तो उसके सब सीक्वेंस को हम एस एन के से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे ये टू एन है, ये सब सीक्वेंस है एस एन का। क्योंकि अगर हम टर्म बाय टर्म इस सीक्वेंस को लिखें जिसकी जनरल टर्म एन है, तो इसमें हमारे पास वन आएगा, फिर टू है, थ्री, फोर एंड अप टू सो ऑन। और अगर हम टू एन को टर्म बाय टर्म लिखें तो फर्स्ट टर्म इसमें टू है, फिर फोर है, फिर सिक्स है, फिर इसी तरीके से एट है एंड अप टू सो ऑन। अब देखें तमाम जो टर्म्स हैं इसकी, वो जो सीक्वेंस हमारे पास जिसकी जनरल टर्म एन हो उसमें शामिल है। और ये सीक्वेंस की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है कि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, तो इस लिहाज से ये एक सब सीक्वेंस है। इसी तरीके से देखें कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म वन है, सेकंड टर्म वन, थर्ड टर्म वन एंड अप टू सो ऑन, ये ऐसा सीक्वेंस जिसकी जनरल टर्म माइनस वन टू द पावर एन हो उसका सब सीक्वेंस बनता है। क्योंकि जो ये सीक्वेंस को अगर हम टर्म बाय टर्म लिखते हैं तो ये हमारे पास जो पहली टर्म है वो माइनस वन होगी, फिर दूसरी टर्म वन, फिर तीसरी टर्म माइनस वन, फिर वन एंड इसी तरीके से अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा। तो उसी में से हमने टर्म लेकर ये सीक्वेंस बनाया है। तो इस लिहाज से आप देखें, अगर हम इसको एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस सीक्वेंस को हम एस एन के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें टर्म जो होती है ये टर्म फिर एस वन कहलाती है, नेक्स्ट टर्म एस टू, फिर एस थ्री एंड अप टू सो ऑन। इसमें फिर फर्स्ट टर्म एस एन वन कहलाती है, दूसरी टर्म एस एन टू, फिर इस तरीके से एस एन थ्री एंड अप टू सो ऑन। Next, we have the notion of increasing sequence. If we have a sequence Sn, तो वो sequence increasing sequence कहलाता है अगर उसकी next term जो है वो previous term से बड़ी हो या equal हो। यानी मैथमेटिकली ही हम लिखते हैं कि एस सब एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस सब एन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। लाइक आप देखें, जो सीक्वेंस हमारे पास है जिसमें फर्स्ट टर्म वन है, फिर नेक्स्ट टर्म टू है, फिर उसके बाद थ्री है, फिर उसके बाद फोर है एंड अप टू सो ऑन। हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से बड़ी है, तो ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है।
इसी तरीके से जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता है उसमें हमारे पास हर नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म से या तो लेस होती है या उसके इक्वल होती है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि पहली टर्म अगर सीक्वेंस में 1 है, दूसरी उससे लेस है 1/2, फिर इसी तरीके से 1/3 है, फिर इसी तरीके से 1/4 है, एंड अप टू सो ऑन। और ऐसा भी हो सकता था कि अगर पहली टर्म 1 होती, फिर दूसरी टर्म 1/2 होती, फिर तीसरी टर्म 1/2 होती, फिर 1/3 होती, फिर 1/3 होती। मीन्स के दो दो टर्म अगर सेम भी होती तो तब भी ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होता, क्योंकि इक्वलिटी की गुंजाइश भी इसमें मौजूद है। और मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है, इससे सिंपली मुराद है कि अगर सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, तो ऐसे सीक्वेंस के लिए हम टर्म यूज करते हैं मोनोटोन सीक्वेंस की। मीन्स अगर हमें कहा जाए कि एस एन सीक्वेंस जो है वो मोनोटोन सीक्वेंस है, तो इससे मुराद होगी कि ये सीक्वेंस या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। जैसे आप देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है, ये अगर वर्टिकली हमने सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट किया है, और हॉरिजेंटली हम इसमें इनपुट जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहली टर्म, फिर उसके उससे अगली टर्म उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, एंड अप टू सो ऑन। तो ये ग्राफ जो है ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का होता है। और हम वर्ड ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस एज सच दो वर्ड नहीं होते। ज़्यादातर जब मोनोटोन वर्ड लगा देते हैं, इससे मुराद ये होता है कि भाई वो अपनी इंटायर डोमेन के ऊपर जो है, यानी तमाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए जो है वो इंक्रीजिंग है। इसी तरीके से डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिहाज से देखें कि पहली टर्म सबसे ज़्यादा उसकी हाइट है, उसके बाद फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, ऐसे बतरीज ये हमेशा कम होता रहता है। अब देखें एक सीक्वेंस देखें कि अगर इसमें मैं उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास -2 है, फिर 3 है, फिर -4 है, फिर 5 है, फिर -6 है, अप टू सो ऑन। तो इसकी टर्म जो है 1 के बाद फिर कम हो गई, लेकिन फिर ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई। तो इस लिहाज से ये सीक्वेंस मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि ये ना ही सीक्वेंस इंक्रीज करता है, ना ही ये सीक्वेंस जो है डिक्रीज करता है। इन एग्जांपल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ये 1 2 3 अप टू सो ऑन एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। 1/n सीक्वेंस जो है जिसकी जर्नल टर्म 1/n हो, ये सीक्वेंस असल में यानी 1/2 फिर 1/3 एंड अप टू सो ऑन, ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और ये कॉज ऑफ n पाई जिस सीक्वेंस की जर्नल टर्म हो, वो क्योंकि बनता है -1 1 -1 1, तो ये एक ना ही इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ना ही ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मींस मोनोटोन सीक्वेंस नहीं है ये। Now we talk about the notion of bounded sequence. A sequence is said to be bounded simply अगर उसकी रेंज हमारे पास बाउंडेड हो। अब देखें जैसे हम अगर सीक्वेंस बात करें n जिसकी जनरल टर्म है, इस सीक्वेंस की अगर टर्म बाय टर्म बात करें 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट है वो भी यही है 1 2 3 अप टू सो ऑन, और ये अनबाउंडेड है, तो इस लिहाज से ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है। और अगर हम बात करें सीक्वेंस की -1 टू द पावर n जिसकी जनरल टर्म हो, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, और फिर 1 एंड अप टू सो ऑन। तो इस लिहाज से इसका जो रेंज सेट है उसमें तो दो ही एलिमेंट है, सिर्फ एक -1 और 1। तो और ये बाउंडेड सेट है, तो इस लिहाज से ये सीक्वेंस भी बाउंडेड है। और अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर हम ड्रा करें इसको कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तो जो हमारे पास ये जो सीक्वेंस है इसको अगर हम ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। 1 के लिए वैल्यू 1 है, 2 के लिए 2 है, 3 के लिए 3 है, 4 के लिए 4 है। ये हमेशा ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो कभी भी हम इसको किसी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के दरमियान नहीं रख सकते। लेकिन अगर इस सीक्वेंस की दूसरे वाले की बात करते, तो इसमें देखें पहली टर्म अगर हमारे पास -1 है, ठीक है, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो यहाँ -1 है। और दूसरी टर्म जो है फिर वो 1 है, तो वो यहाँ आ गया, फिर -1 है, फिर 1 है, फिर -1 है, फिर 1 है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के दरमियान इसकी तमाम वैल्यूज़ आएंगी। तो इसी को जो हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ये हाइट हमारे पास लैम्डा होती और ये विड्थ हमारे पास माइनस लैम्डा होती, तो सीक्वेंस की तमाम टर्म्स जो हैं वो माइनस लैम्डा और लैम्डा के दरमियान है।
तो इसको अगर हम मॉड की फॉर्म के अंदर लिखें तो ये फॉर्म बन जाती है। मींस वी सेड एस एन इज अ बाउंडेड सीक्वेंस इफ फॉर नंबर लेमडा या फिर पॉजिटिव नंबर लेमडा वी हैव this condition that mod of Sn is less than lambda for all n belongs to the set of natural number। और यहाँ पर अगर इसमें इक्वलिटी भी डाल दी जाए फिर भी ये डेफिनेशन ट्रू है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल हम लेस देन इक्वल लिख देते हैं लैम्डा से तो वो फिर लेस आ जाता है लैम्डा प्लस वन से, यानी अगर किसी नंबर से ये लेस और इक्वल होगा तो एक उससे बड़ा नंबर जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप देखें इसमें भी अगर हम इसको -1 टू द पावर n के लिहाज से देखें तो -1 टू द पावर n मॉड जो है डेट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। और अगर हम इसके स्ट्रिक्ट इनक्वलिटी इधर यूज़ करना चाहते तो हम लेस देन 1.1 लिख देते। तो इक्वलिटी के केस में इसको लैम्डा ले लेते हैं, और अगर स्ट्रिक्ट इनक्वलिटी को कंसीडर करें तो फिर इसको लैम्डा कंसीडर कर सकते हैं, 1.2 भी ले सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है यूनिक नहीं होती। अब जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है -1 टू द पावर n ओवर n एक बाउंडेड सीक्वेंस है, साइन ऑफ एन एक्स एक बाउंडेड सीक्वेंस है, और जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है हमारे पास ए आर टू द पावर n -1, ये अनबाउंडेड होता है अगर आर ग्रेटर देन 1 हो, और बाउंडेड होता है अगर आर लेस देन 1 हो। एक्सपोनेंट ऑफ n जो है डेट इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। इसकी जो टर्म्स हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होगा उसके ऊपर हम ड्रा करेंगे। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस की तरफ कि वी हैव गिवन अ सीक्वेंस एज n ऑफ रियल नंबर्स, तो वो कन्वर्जेंट कहलाता है टू अ लिमिट s if for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught which is no doubt depending upon epsilon such that the difference between Sn and s is less than epsilon whenever n is greater than n naught। मीन्स एप्सिलॉन की अगर हम कोई एक वैल्यू चूज करते हैं फॉर एग्जांपल 1 तो उसके लिहाज से एक n naught एग्जिस्ट करेगा, 2 चूज कर लें उसके लिहाज से 3, 3.5, मतलब हर आपने पॉजिटिव रियल नंबर रखना है। तो टेक्निकली स्पीकिंग जो बात मैं कर रहा हूँ कि एक वैल्यू रखें, दो वैल्यू रखें, तीन वैल्यू रखें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। असल में हर एप्सिलॉन के लिए हमारे पास जो है फिर ऑटोमेटिकली एक मैकेनिज्म आता है कि पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट एग्जिस्ट करता है सच डैट कि ये कंडीशन जो है वो वैलिड होती है। मींस अगर हम ड्रा करें इसको सीक्वेंस को तो एक सीक्वेंस हमारे पास मतलब फर्स्ट टर्म ये है, फिर सेकंड टर्म ये है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, सो इसी तरीके से सो ऑन। तो जब हम इनके डिस्टेंस की बात करेंगे, अगर ये लिमिट हमारे पास है, ये लिमिट एस है, तो आप देखें ये जो टर्म्स हैं आगे ये इस एस के करीब होती जाएंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये डिफरेंस जो है वो कम से कम होता जाएगा, यानी हम जब डिफरेंट एप्सिलॉन कंसीडर करेंगे उसी लिहाज से फिर हमारे पास एन नॉट आता जाएगा और ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी। और सीक्वेंस जो है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो तो वो सीक्वेंस फिर कन्वर्जेंट कहलाता है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो तो वो सीक्वेंस फिर डाइवर्जेंट कहलाता है। और अगर सीक्वेंस जो है वो लिमिट एस को कन्वर्ज करे तो इसके लिए हम नोटेशन में इस तरीके से लिखते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस, या सिंपली हम इस तरीके से लिख देते हैं कि लिमिट एस एन इज इक्वल टू एस। और इसके लिहाज से एक फेमस थ्योरम है हमारे पास कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करता हो तो फिर उसकी सिर्फ और सिर्फ एक लिमिट ही होती है। जैसे आप देखें 1/n सीक्वेंस हमारे पास जो है, ये सीक्वेंस जो है इसकी लिमिट 0 होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n दिस इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ एक ही लिमिट होती है हमारे पास। इसी तरीके से अगर हम बात करें देखें -1 टू द पावर n की, इस सीक्वेंस की, तो इसमें तो हमें पता ही नहीं चलता, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते हैं तो एक -1 आता है, फिर 1 आता है, फिर -1, फिर 1। जैसे जैसे नंबर बढ़ाते जाएंगे हम इसी सिचुएशन में रहेंगे, तो कभी भी हम किसी एक यूनिक नंबर की तरफ अप्रोच नहीं कर सकते। लिमिट के लिहाज से सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम बहुत फेमस है, जो हमें डिफरेंट सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करने में भी हेल्प करता है। कि दो सीक्वेंस है हमारे पास जो एक ही लिमिट एस को अप्रोच करते हैं, और फिर इसमें अगर कुछ टर्म्स के बाद सीक्वेंस की जो टर्म में आपस में रब्त कुछ इस किस्म का हो कि एस एन इज लेस देन अ न्यू सीक्वेंस यू एन विच इज लेस देन टी एन, सीक्वेंस जो है टर्म्स के दरमियान अगर ये ऑर्डर पाया जाए तो फिर ये यू एन भी उसी लिमिट एस को अप्रोच करता है। मीन्स कुछ इस किस्म की सिचुएशन बनती है कि अगर हमारे पास
देखिए शुरू में सीक्वेंस की टर्म जो है बेशक पहली टर्म इस तरीके से, दूसरी इस तरीके से, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी इस तरीके से टर्म्स हैं बेशक। लेकिन आगे चलकर जो टर्म्स हैं वो इस तरीके से हो जाती हैं, और ये फॉर एग्जांपल एस एन है। तो उसके बाद जो टी एन है वो भी सेम लिमिट को अप्रोच करता है, लेकिन उससे पहले जो था फॉर एग्जांपल सीक्वेंस की टर्म्स बेशक यहाँ से स्टार्ट हुई और बेशक उससे कम है या ज़्यादा है, लेकिन आखिरकार वो टर्म्स जो थी फिर सीक्वेंस एस एन से ज़्यादा हुई और फिर उसके बाद सेम लिमिट को अप्रोच करती हैं। और जो हमारे पास यूएन सीक्वेंस है वो जहाँ जैसे मर्जी शुरू में स्टार्ट हो, लेकिन बाद में उसकी जो टर्म्स हैं वो कुछ इस किस्म की हो जाती हैं कि इन दोनों के दरमियान आ जाती हैं, तो हमेशा ऐसे चलती जाती हैं। तो ये तो इसका नो डाउट एनालिटिकल प्रूफ है, हम क्योंकि रिव्यू कर रहे हैं तो हम इसमें प्रूफ शामिल नहीं कर रहे, तो ग्राफिकली हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये सीक्वेंस भी यूएन भी उसी लिमिट एस को अप्रोच करेगा। नेक्स्ट वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ कॉशी सीक्वेंस, कि अगर एस एन कोई सीक्वेंस है तो वो सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस कहलाता है। कि अगर हमारे पास हर एप्सिलॉन के लिए एक पॉजिटिव नंबर एन नॉट एग्जिस्ट करता हो, इसका इससे मुराद है कि वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, सच डैट कि इस एन नॉट के बाद कोई सी भी अगर आप दो टर्म्स कंसीडर करते हैं तो उसका डिफरेंस जो है वो एप्सिलॉन से लेस हो। मीन्स जैसे देखें अगर हमारे पास सीक्वेंस है, पहली टर्म उसकी जो है वो S1 है और दूसरी टर्म S2 है, फिर S3 है, एंड अप टू सो ऑन, ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने एप्सिलॉन की वैल्यू जब 1/2 रखी तो हमें पता चला कि 100 के बाद जो है यानी S101, S102, S103 एंड अप टू सो ऑन, इनमें से कोई सी भी दो टर्म कंसीडर करें, चाहे कंसेक्टिव हो चाहे नॉन कंसेक्टिव हो, यानी S10 सेकेंड टर्म कंसीडर कर लें और S1 बिलियंस कंसीडर कर लें, जब उनका डिफरेंस लेंगे तो 1/2 से लेस होगा। तो हर पॉजिटिव नंबर के लिए अगर ऐसी कंडीशन होल्ड करती हो तो डैट सीक्वेंस इज अ कॉशी सीक्वेंस। और फिर हमारे पास उससे रिलेटेड बड़ा फेमस रिजल्ट है जो डिफरेंट रिजल्ट को प्रूव करने के काम आता है, कि हर कॉशी सीक्वेंस जो होता है वो बाउंडेड होता है, कि कॉशी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज द बाउंडेड सीक्वेंस। देन वी हैव अनदर थ्योरम जिसका कॉशी सीक्वेंस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वैसे बड़ा फेमस है, कि अगर हमारे पास कोई एस एन बाउंडेड सीक्वेंस है और एस एन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो फिर वो अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करता है, और अगर एस एन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और क्योंकि वो बाउंडेड है तो वो अपने इन्फीमम को कन्वर्ज करेगा। देखिए वो सिचुएशन कुछ इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है और हमारे पास ये सीक्वेंस अगर हम सिर्फ इंक्रीजिंग को देखें तो आइडियली अगर हम इसके ग्राफ को समझने की कोशिश करें, देखें फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर है, नेक्स्ट टर्म जो है वो फिर उससे ज़्यादा ऊपर होगी, फिर नेक्स्ट उससे ऊपर होगी, फिर नेक्स्ट उससे ऊपर होगी, लेकिन क्योंकि ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये हमेशा एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के दरमियान रहेगी। तो इस लिहाज से बेशक हर नेक्स्ट टर्म हमेशा प्रीवियस टर्म से बड़ी होगी, लेकिन क्योंकि उसे हमेशा इससे नीचे रहना है तो ये मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, ठीक है, उसको ही कन्वर्ज करेगी। और अगर ये डिक्रीजिंग वाला केस होता तो डिक्रीजिंग केस के अंदर क्या आ जाता है कि हमारे पास अगर ये पहली टर्म है, दूसरी टर्म उससे लेस होगी, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस, बाउंडेड होने की वजह से वो इस स्ट्रिप से नीचे नहीं जा सकेगी, तो जो अपनी इन्फिमम फिर वैल्यू होगी, ठीक है, उसी को ये कन्वर्ज करेगी। इसके अलावा एक रिमार्क है हमारे पास कि अगर लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन एस हो तो लिमिट एन अप्रोचेज टू एस एन प्लस वन भी एस होती है। मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनरल टर्म के लिहाज से आप एन टर्म लिखें या एन प्लस फर्स्ट टर्म लिखें। जैसे आप देखें 1/n जीरो को अप्रोच करता है एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और 1/n प्लस वन भी जीरो को अप्रोच करता है एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। तो लिहाजा अगर हमने एस एन जो है वो 1/n कंसिडर किया था तो वो भी जीरो को अप्रोच कर रहा था, और अगर एस एन प्लस वन हमने 1/n+1 कंसिडर किया था वो भी जीरो को अप्रोच कर रहा है एज एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। At last we have two important theorems
First one is that every Cauchy sequence of real number has convergent subsequence. कि अगर कोई भी Cauchy sequence होगा रियल नंबर्स का तो वो ज़रूर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखेगा. और दूसरा थ्योरम जो है वो Cauchy जनरल प्रिंसिपल फॉर कन्वर्जेंस कहलाता है या Cauchy क्राइटेरियन फॉर सीक्वेंसेस कहलाता है, जो कि है कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज Cauchy सीक्वेंस. कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा रियल नंबर का तो वो Cauchy होगा, और अगर वो Cauchy सीक्वेंस होगा तो वो कन्वर्जेंट होगा. और ये थ्योरम जो है Cauchy क्राइटेरियन, इसमें ये इफ एंड ओनली इफ के साथ सिर्फ रियल नंबर के हवाले से ही होल्ड करता है. यानी कि ये हम क्योंकि ये रियल एनालिसिस का कोर्स है उसमें स्टडी कर रहे हैं तो उसी लिहाज से होल्ड करता है. अदरवाइज अगर हम इसके अलावा सीक्वेंसेस जो है किसी और स्पेस में कंसीडर करें आर के अलावा, तो फिर ये इफ एंड ओनली इफ के साथ होल्ड नहीं करता. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन.